टेम्पररी एलियोस्टोमी या कोलोस्टोमी क्लोज करने से पहले क्या टेस्ट करना चाहिए, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमर है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, जब हम टेम्पररी एलियोस्टोमी या कोलोस्टोमी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम रेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट में होने वाले जो टेम्पररी स्टोमाज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और रेक्टल कैंसर में कौन से सिनेरियोज में ये टेम्पररी स्टोमा बनते हैं, इसके ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल में पहले चर्चा किया है। एक बहुत ही डिटेल वीडियो हमने बनाया है, मैं उसका लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। आप डेफिनेटली वो वीडियो को देखिएगा, जिससे आपके आइडियाज़ और क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, जब हम टेम्पररी स्टोमा बनाते हैं, हमारा मेन पर्पज़ रहता है कि जहाँ पे हमने एनास्टोमोसिस किया है, जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन को रेक्टम से जोड़ा है, उस जगह को हील होने के लिए टाइम देने के पर्पज़ से, ठीक है। और जब ये पर्पज़ हमारा सॉल्व हो जाता है, मतलब हमको अभी काफ़ी टाइम हमने दे दिया एनास्टोमोसिस के हीलिंग के लिए, तो तब टाइम आता है ये जो टेम्पररी कोलोस्टोमी या एलियोस्टोमी बनाया है, इसको रिवर्स करने का या क्लोज़ करने का। कौन से टाइम पे ये टेम्पररी स्टोमा बंद करना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है, उसका भी मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। वो वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। जब ये स्टोमा क्लोज़ हो जाता है, कई सारे आपको इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं बबल मूवमेंट्स को लेकर। ये क्या होते हैं और इनको कैसे मैनेज करना चाहिए, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो भी दो जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको कंप्लीट जो ये टॉपिक है इसके ऊपर फुल और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिले। दोस्तों, जब हम ये आज का जो टॉपिक है टेम्पररी कोलोस्टोमी एलियोस्टोमी को क्लोज़ करने की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा मेन पर्पज़ था कि हम जहाँ पे एनास्टोमोसिस बनाया हमने डिसेंडिंग कोलन और रेक्टम के बीच में, तो ये हमारा मेन पर्पज़ था ये स्टोमा का। तो जब हम ये टेम्पररी स्टोमा को हम रिवर्स करना चाहते हैं, तो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रहना चाहिए कि जहाँ पे हमने एनास्टोमोसिस किया था वो अभी अच्छे से हील हो गया है या नहीं हो गया है, इसको इवैल्यूएट करना। तो इसको हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? तो दोस्तों, यूजुअली हमारे सेंटर में हम गैस्ट्रोग्राफिन इनिमा स्टडी करते हैं। गैस्ट्रोग्राफिन इनिमा स्टडी माने गैस्ट्रोग्राफिन एक रेडियो ओपेक डाई है, जिसको हम रेक्टम के थ्रू डाल सकते हैं, फोलिस सिंपल जो फोलिस कैथेटर रहता है उसके हिसाब से, उसके मदद से। और इसके बाद हम एक्सरे लेते हैं, जहाँ पे ये जो डाई हमें दिखता है, जहाँ पे हमने ऑपरेट किया था उस एरिया का जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें डाई दिखता है। तो इससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या एनास्टोमोसिस अच्छे से हील हुआ है, कुछ लीकेज तो नहीं है, और दूसरा चीज़, क्या ये एनास्टोमोटिक जगह नैरो तो नहीं हो गया है। पहले हम ये स्टडी से पहले एक प्लेन एक्सरे फिल्म निकालते हैं। अगर हमने स्टेपल्ड एनास्टोमोसिस किया तो स्टेपल लाइन भी हमें दिखता है इसमें प्लेन स्कैन में। इसके बाद हम, जैसे मैंने बताया, गैस्ट्रोग्राफिन इनिमा देके हम ये स्टडी करते हैं, और ये दोनों फिल्म्स को हम कंपेयर करके देखते हैं कि एनास्टोमोटिक लाइन के इर्द गिर्द में कहीं पे डाई का स्पिलेज तो नहीं है। तो जनरली हम एक सामने वाला एक्सरे, जिसको एपी व्यू बोलते हैं, उसको लेते हैं, और उसके बाद हम एक लैटरल व्यू भी लेते हैं, जिसको हम साइड व्यू बोलते हैं। तो इससे इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है। तो क्यों ये ज़रूरी है? अगर वहाँ पे लीकेज है तो ऑफ कोर्स हमें उसको डील करना है, और ये लीकेज रहते हुए हमने एलियोस्टोमी को बंद कर दिया या कोलोस्टोमी को बंद कर दिया, तो जो फीकल मैटर है, जो मल है, वो लीकेज से जाकर आगे लीक बाहर निकल के पेशेंट को प्रॉब्लम दे सकता है। दूसरा ऐसा ही चीज़ जो मैंने बताया, जो है एनास्टोमोटिक जगह नैरो होना, मतलब छोटा पड़ जाना। तो अगर ऐसा हो गया तो एक तो है कि मोशन पास होने में दिक्कत तो होगा ही, क्योंकि ये जगह नैरो हो गया है, इससे पीछे की तरफ प्रेशर बिल्ड होगा, और हो सकता है कि जहाँ पे आप कोलोस्टोमी को या एलियोस्टोमी को बंद कर रहे हो, वो जगह को और एडिशनल प्रेशर मिले और उधर के स्टिचेस खुल जाए। तो ये दोनों चीज़ों के लिए ये ज़रूरी रहता है। दोस्तों,
पहले हम लूपोग्राम करते थे, मतलब जहाँ से स्टोमा बनाया है, स्टोमा के थ्रू ही हम आगे वाले इंटेस्टाइन को एक्सेस करते थे। उसमें कैथेटर डाल के वहाँ से डाई डालते थे और सेम स्टडी करते थे। बट ये क्या हो जाता है, थोड़ा कम्बरसम, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है, क्योंकि हमको जहाँ पे स्टोमा लगा है, स्टोमा निकालना है, साफ़ करना है, उसमें कैथेटर डालना है और उसमें डाई डालना है। तो और कई बार क्या, तो उसी टाइम पे पेशेंट ने मोशन पास किया है तो पूरा कपड़े ख़राब होते हैं, और ये सब चीज़ों में एडिशनल एफर्ट भी लगता है और टाइम भी ज़्यादा जाता है और इनकन्वीनियंस भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए स्लोली हमने गैस्ट्रोग्राफी इन इनिमा स्टडी की तरफ हमारा प्रैक्टिस शिफ्ट कर दिया है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये गैस्ट्रोग्राफी इन इनिमा स्टडी के बाद प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर लो रेक्टल कैंसर है, मतलब मल के द्वार के 5-6 सेंटीमीटर के आसपास का कैंसर था और हमने वहाँ पे एनास्टोमोसिस किया है, तो ये जो एनास्टोमोसिस किया हुआ जो जगह है ना, उंगली के एग्जामिनेशन पे हम फील कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक आइडिया भी आ जाता है कि सब ठीक है क्या नहीं, और दूसरा कि ये नैरो तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये असेसमेंट तभी भी हमें पॉसिबल होता है। तो एक तो हो गया, हमने गारंटी किया कि लीक नहीं है और नैरो नहीं है। अगर नैरो है तो दोस्तों क्या होता है, आइलोस्टोमी रिवर्सल से पहले इसको डायलिटेशन लगता है, जो एंडोस्कोपी से हम करते हैं। तो ये फर्स्ट टेस्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा हो जाता है कि अगर आप ट्रीटमेंट कंप्लीट करके आपका जो पूरा रेक्टल कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म होकर आपका 3 महीने के आसपास हो रहा है या उससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट फॉलोअप विजिट या सेकेंड फॉलोअप विजिट का टाइम रहेगा। तो जैसे फॉलोअप विजिट में हमें CBC करना रहता है, ट्यूमर मार्कर CEA करना रहता है, और बाकी जो भी टेस्ट हैं तो इनको हमें वापस रिपीट करना है स्टोमा रिवर्सल से पहले। अगर आपका 1 साल भर के आसपास हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको एक CT स्कैन भी लगेगा। तो ये सब चीज़ों को भी नहीं भूलना है। कई बार होता है कि सर्जरी तो हमने कर दिया, बट उस टाइम पे कोलोनोस्कोपी इनकम्प्लीट होता है। तो अगर कोलोनोस्कोपी आपका इनकम्प्लीट, मतलब बिकॉज ट्यूमर इतना बड़ा था कि उसको पूरा जा नहीं पाया और पूरे हम लार्ज इंटेस्टाइन को एक्सेस नहीं कर पाए, तब हमें एक कोलोनोस्कोपी भी ज़रूरत लगता है। तो हमें कोलोनोस्कोपी भी उस टाइम पे करना चाहिए। ये हो गया तीसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट। और चौथा है जो हम रूटीन करते हैं कोई भी सर्जरी करने से पहले, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और WBC काउंट हो गया, लिवर फंक्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वायरल मार्कर्स, ये सब हमें करने रहते हैं। और इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना रहता है कि पेशेंट का ओवरऑल कंडीशन कैसा है। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी रहता है कि वेदर ही इज़ फिट इनफ टू अंडरगो सर्जरी और नॉट। तो इसके साथ ही साथ दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपका मतलब कोई पेशेंट का जिसका टेम्पररी स्टोमा है, अगर उसने रिसेंटली कीमोथेरेपी ख़त्म किया है, तो यूजुअली हम 4 to 6 वीक्स का मिनिमम गैप देना चाहते हैं एक कीमोथेरेपी के कंप्लीशन के बाद, क्योंकि इस दौरान पेशेंट का मतलब ब्लड काउंट ड्रॉप हो सकता है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो सकता है, प्लेटलेट कम पड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से रिकवरी होके ये सर्जरी करना सेफ़ रहता है, क्योंकि आइलोस्टोमी रिवर्सल या कोलोस्टोमी रिवर्सल जो है ना, एक इलेक्टिव प्रोसीजर है। ये कैंसर रिलेटेड, डायरेक्टली कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत हमें वेट भी करना पड़े तो इसमें कोई एडेड रिस्क नहीं रहता है, बट वी हैव टू मेक दिस प्रोसीजर एज सेफ एज पॉसिबल। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा डिस्कशन कि आइलोस्टोमी या कोलोस्टोमी रिवर्सल से पहले क्या आपको टेस्ट करवाने चाहिए। ये टॉपिक के प्रति आपको और भी सवाल हैं या रेक्टल कैंसर के प्रति आपको और भी डाउट्स है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।